तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझते हैं कि आखिर डील की इनसाइड स्टोरी क्या है। अमेरिका ईरान की डील में आखिर समय में चीन ने दखल दिया तो इसका जो मतलब है वो क्या हो जाता है, और ये चीन का दखल इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। चीन के दखल के बाद ईरान प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हो गया, अब जानकारी ये है। और इसीलिए चीन ने ईरान से लचीलेपन दिखाने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि ईरान यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को जब ये धमकी दी गई थी कि एक सभ्यता जो है वो एक ही रात में खत्म हो जाएगी, उसके बाद चीन ने ईरान को समझाया कि लचीला रुख अपनाइए, तनाव इससे कम होगा। क्योंकि जब ईरान के खार्ग द्वीप पर ट्रंप की तरफ से बैक टू बैक अटैक किया गया, उसके बाद डेडलाइन खत्म होने से पहले खार्ग द्वीप पर हमला बड़ा संकेत था, और ये बता दिया गया था कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं शायद वो सिर्फ हवाई बात नहीं है, एक बड़ा हमला करने की उनकी योजना है। क्योंकि खार्ग द्वीप पर हमला करने का मतलब है ईरान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ देना। तो ये बड़ा नुकसान था जो ईरान भी नहीं चाहता था उठाना। ईरान समझ चुका था कि बातचीत के टेबल पर आना ही होगा, और ये मजबूरी उसकी क्यों है? क्योंकि खार्ग द्वीप पर ट्रंप ने जो हमला किया ये इसीलिए था ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और वो बातचीत की टेबल पर आए। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, क्योंकि लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इसके मायने क्या हो जाते हैं जब सीज फायर होता है। तो तेहरान में भारतीय दूतावास ने फिर जारी की है एडवाइजरी, भारतीयों को सुरक्षित निकालने की सलाह दी है, दूतावास से संपर्क बनाने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। हाँ, अब दूतावास की तरफ से कह दिया गया है भारतीयों को कि आप अब संपर्क साधें दूतावास से अगर आपको जल्द से जल्द निकलना है तो। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा, और इस डील को हॉर्मुज से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जो इससे पहले हमने आपको बताया कि हॉर्मुज के जरिए ही ईरान दबाव बना रहा था, तो ट्रंप ने अपना तुरुप का इक्का चला। वो क्या था? खार्ग द्वीप। उसने जो अपने 3700 जवानों की तैनाती वहां पर की थी, और उससे पहले जो उसके युद्धपोत उसकी तरफ बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर खार्ग द्वीप पे हमले को लेकर दबाव था, जिसमें ईरान की तरफ से कहा गया कि आइए आपके लिए नर्क तैयार है। लेकिन ऐसे समय में जब अपने दोनों पायलट्स का रेस्क्यू अमेरिका कर लेता है तो उसमें तो उसने अपना डंका बजवा दिया। लेकिन एक तरह का दबाव जब बैक टू बैक खार्ग द्वीप पर फायर होता है तो वो ईरान पर बनाता है। ईरान से सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप भी घिर गए हैं। ये बड़ी अपडेट है। राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की मांग होने लगी है। 70 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग की। ईरान की सभ्यता को मिट्टी में मिलाने वाली धमकी को लेकर उनका विरोध हो रहा था, और इसका विरोध सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कई मुल्क कर रहे थे। कनाडा ने भी इसका विरोध किया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस तरह से अब जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो अस्थिरता पैदा होगी उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये युद्ध में नियमों का उल्लंघन है, ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों का जवाब देते हुए कह दिया था कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं देख लूंगा। लेकिन जब चारों तरफ से उनका विरोध होता है तो फिर ये जो सीज फायर वाली बात सामने आती है, इस पर अपनी पीठ तो वो थपथपा ही रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरह अपने घर में डोनाल्ड ट्रंप भी घिर गए हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले 2 हफ्तों तक इस शर्त के साथ खोलने की इजाजत ईरान ने दे दी है कि वो इस दौरान इस संकरे समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से तेहरान टोल वसूलेगा। ईरान के साथ साथ ओमान को भी इसका फायदा हुआ है, उसे भी टोल का हिस्सा मिलेगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 2 हफ्ते की सीज फायर योजना में ईरान और ओमान दोनों को हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति देना शामिल है। सूत्रों का कहना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए करेगा।
हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ओमान इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा, लेकिन क्योंकि ओमान के क्षेत्र में भी आता है, जल क्षेत्र में, तो इसलिए उसका हिस्सा बनता है। हॉर्मुज ओमान और ईरान दोनों के क्षेत्रीय जल में आता है। दुनिया इस मार्ग को एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग मानती रही है और उसने पहले कभी इस पर कोई टोल नहीं दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम में शामिल अधिकारी के हवाले से नाम छुपाने की शर्त पर यह जानकारी दी कि आकलन के मुताबिक हॉर्मुज से अगर प्रति जहाज $10 मिलियन का टोल वसूला जाए तो ईरान को हर महीने करीब $4.5 अरब का टोल मिल सकता है। $4.5 अरब। तो आप सालाना मुनाफा देखिए कितना होने वाला है ईरान को और ओमान को। अब मेरे सहयोगी राहुल डबास हैं इस खबर पर हमारे साथ। राहुल, कैसे ये रिजीम चेंज से शुरू होकर हॉर्मुज पर आकर ये पूरी लड़ाई जो है रुक चुकी थी, और अब ऐसे में अगर सीज फायर होता है तो इस शर्त पे कि ईरान अब इस पर टोल वसूलेगा? लेकिन निश्चित तौर से अगर नैरेटिव वॉरफेयर की बात करें तो भले ही मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बड़ी नुकसान तेहरान को हुआ हो, लेकिन नैरेटिव वॉरफेयर में वो ये दिखाने में कामयाब हुआ है कि जंग उसने जीती है। इसके पीछे कई वजह नजर आती है। पहला तो ये कि जिन वजहों से युद्ध की शुरुआत हुई, क्या वो ये हो कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं हो सकती, 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मारक क्षमता वाले शस्त्र यानी मिसाइल नहीं हो सकते, ड्रोन नहीं हो सकते, हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को समर्थन नहीं देना है। तो वो जो तमाम शर्तों के साथ युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो शर्त कम से कम अभी प्राइमा फेसी इन 10 बिंदुओं में नजर नहीं आते। दूसरा, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ओमान के साथ अगर ईरान में करके टोल वसूलेगा तो काफी हद तक वैसी स्थिति नजर आएगी जिस तरह से सुएज कैनाल की नजर आती है। लेकिन सुएज कैनाल आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई है, और यहाँ तक कि अगर ब्लैक सी की बात करें तो तुर्की वहां पर एक अकेला देश है जो दोनों तरफ। लेकिन राहुल, अभी भी युद्ध के बाद में जितने भी जहाज वहां से गुजरे हैं, उसने उनसे वहां से गुजरने के लिए फीस ली है ईरान ने। तो फिर अब ये औपचारिक टोल की घोषणा क्या जरूरी है? इसका असर क्या बाकी और देशों पर, पूरे विश्व पर नहीं पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, सामान्य स्थिति और संकट काल में फर्क होता है। अभी तक जो 40 दिन थे वो संकट काल का था, लेकिन अब सामान्य स्थिति का है। सामान्य स्थिति वो बहाल होनी चाहिए थी। आमतौर पर भारत समेत जितने भी जो एशियन टाइगर्स है, जिन्हें कहा जाता है बड़ी इकोनॉमी, साउथ कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, जिसमें कोई टोल वसूल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर टोल वसूला जाता है तो एक तरीके से IRGC ताकतवर होंगी। एक तरीके से इस्लामिक जो रिजीम चेंज की बात आ रही थी, उसमें जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड बने हैं, उन्हें ताकत ही मिलेगी। तो इसके लिहाज से तो काफी हद तक नुकसान में नजर आ रहा है अमेरिका के जो नैरेटिव वॉरफेयर था, जिन मुद्दों से शुरुआत हुई वो मुद्दे खत्म हो गए, और उसके साथ साथ जो फिलहाल जंग है उसके बाद काफी हद तक विनिंग पोस्चरिंग में नजर आ रहा है ईरान। हालांकि अभी 2 हफ्ते में किस तरीके से पोस्चरिंग बदलती है, किस तरीके से चीजें आगे होती है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय में जो तेहरान एम्बेसी है, उन्होंने एक एडवाइजरी अब से कुछ ही देर पहले जारी की है और कहा है कि 7,500 इंडियन जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो निकलना चाहे तो इस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ईरान छोड़कर के भाग सकते हैं, भारत आ सकते हैं, उन्हें असिस्टेंस दी जाएगी। यानी भारत सरकार को इस बात का आभास है कि हो सकता है 2 हफ्ते के बाद सूरत-ए-हाल फिर से खराब भी होते हुए नजर आएगी। बिल्कुल राहुल, और 2 बातें हैं इसमें। बात तो ये भी है ना कि आप इस चीज का हवाला दे सकते हैं सीज फायर के दौरान कि भाई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान हुआ है, हमारी रिफाइनरीज को, हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे हॉस्पिटल्स को इतना नुकसान हुआ है, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए। जिस मुआवजे की बात सीज फायर को लेकर जो पॉइंटर तैयार हुए हैं, ईरान ने उसमें रखी है। तो हॉर्मुज पर कब्जा तो उसकी शर्त थी ना, उन 5 शर्तों में ये भी था, और इसी की शुरुआत हो गई है। अगर वो टोल लगाना शुरू कर देता है और ये इस पे सारे देश टोल चुकाते हैं, तो इसका मतलब उसकी पहली शर्त मान ली गई। देखिए, ये आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट है। जब वार्सोवा ट्रीटी के मुताबिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था, तो तब कहा गया था कि आपको युद्ध क्षति देनी होगी जो वॉर में नुकसान हुआ, और ये आमतौर पर तब होता है जब एक पार्टी पूरी तरीके से जीत जाए और दूसरी हार जाए। आमतौर पर नए नैरेटिव में या 21वीं सदी के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर नुकसान की बात करें तो ऐसा नहीं है कि नुकसान बाकी खाड़ी देशों का नहीं हुआ। हमने दुबई की बहुमंजिला इमारतों के पास भी ड्रोन को गिरते हुए देखा, हमने कतर का, ओमान का, सऊदी अरेबिया का, वहां का भी लॉस देखा, हमने यमन का भी लॉस देखा, इजराइल का भी लॉस देखा, दक्षिण लेबनान का भी लॉस देखा। तो लॉस तो पश्चिम एशिया में बहुत सारे देशों को हुआ है, लेकिन युद्ध का हर्जाना अगर एक को मिल रहा है तो मान के चलिए कि वो दिखाने में कामयाब रहा कि वो जीत करने के लायक 40 दिनों के युद्ध के बाद। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये भी है राहुल इसी दौरान कि अगर आप सीज फायर के सारे पॉइंटर्स पर जब 10 अप्रैल को बैठेंगे, आप दोनों देशों के प्रतिनिधि जब बैठेंगे, तो इसमें आप
आप यूरेनियम संवर्धन पर आप अड़े हुए हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप अड़े हुए हैं, तो फिर लचीलापन आएगा कहां से? शर्तें तो वही होंगी जो पहले 3 बार थी। अच्छा राहुल, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बड़ी खबर है इसी बीच, इजराइल ने लेबनान में अलर्ट जारी कर दिया है। लेबनान के टायर जिले को खाली करने का आदेश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, हालांकि ये कहा गया क्योंकि लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे का जो शपथ आईडीएफ ने ली है वो उसे पूरा किए बिना वहां से वापस नहीं लौटेगी। हालांकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सीज फायर लेबनान पर भी लागू होता है। राहुल, ये बड़ी खबर है, क्या हम इसे देख रहे हैं? क्या इजरायली आईडीएफ का ऑपरेशन जो कि हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहा है, इस सीज फायर के होने के बावजूद वो रुकेगा? देखिए, जो समझौता हुआ है वो मुख्यतः हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अमेरिका के जूनियर अलाई के तौर पर आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स काम कर रहा था। और वैसे भी अगर तमाम जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में रहते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना बेहद जरूरी हो जाता है, सेंड से कोऑर्डिनेट करना जरूरी हो जाता है। इसलिए जो सीज फायर है वो फिलहाल ईरान, अमेरिका और राहुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये लेबनान और बाकी देशों पर भी लागू होता है। क्या ऐसा होगा? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया उसे सबसे पहले तो तेहरान ने ही झूठा साबित किया है, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा था कि 5.5 घंटे टू बी प्रिसाइज पहले एक बड़ा हमला होता है ईरान की तरफ से इराक के अंदर, क्योंकि इराक में वो मिलिशियन फोर्सेस काम कर रहे थे जो आमतौर पर ईरान के रिजीम के खिलाफ है। तो जब इराक पर ईरान हमला कर सकता है तो हिजबुल्लाह के साथ जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे मोरकवा मेन बैटल टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर से लगातार प्रहार किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, तो जब ईरान इराक से हमला कर सकता है तो लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल भी ऑपरेशन को छेड़ सकता है। और इससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा बढ़कर बात कर रहे हैं और शायद उन्हें पूरी चीजें पता भी ना हो। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।